नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास का हिंदी ग्रामर के अंदर दूसरे नंबर का टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सबसे मेन बात ये है कि इस टॉपिक में से 4 या 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। क्वेश्चन इससे दोनों तरह के बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग जो समझने वाले हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये समझ में नहीं आता है, यानी कि इस टॉपिक में से बहुत सारी बातें ऐसी है जो ऊपर से निकल जाती है, लेकिन हम इस टॉपिक को जो है एकदम कैसे समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जब ये टॉपिक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, आपको पता है कि इसमें टॉपिक में 3 टॉपिक मिले हुए हैं, यानी कि शब्द, पद और पदबंध। आप यहाँ पर देख रहे होंगे शब्द, पद और पदबंध, यानी कि शब्द, पद और पदबंध, यानी कि जो शब्द है, पद है और उनसे ही क्या बन जाता है, पदबंध बन जाता है। तो ये टॉपिक जो है ना, छोटी छोटी बातों को हमें सिखा देता है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ देखने के लिए, आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, और ये मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस यहाँ पर पढ़ने के बाद में कहीं भी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत कहीं से भी आपको नहीं पड़ेगी। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। और आपको पता है ग्रामर के अंदर तो ये मान के चलिए कि मैंने हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ाया है वो एक आपके लिए रामबाण औषधि का काम किया होगा उसने, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। और इसके बाद में कहीं भी आप उस टॉपिक को कहीं भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपने यहाँ पर पढ़ लिया। ये देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक है आपको समझ में आ भी रहा होगा। हम यहाँ पर जो टॉपिक देखने वाले हैं शब्द, पद और पदबंध। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम लोग शब्द किसे कहते हैं। सबसे मेन जो बात है वो यही है कि हम शब्द किसे कहते हैं। आपको पता होगा, देखो अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग बुक्स के द्वारा, अलग अलग राइटर के द्वारा कहाँ कहाँ अलग अलग जो है इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। सार्थक ध्वनियाँ जो होती है उनको मिला दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर यह समझा देता हूँ कि कहीं भी कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन शब्द तभी माना जाएगा जब उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ वहां पर दिया होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अरे मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने कुछ भी शब्द बोल दिया, नक बोल दिया, अक बोल दिया, सक बोल दिया, पक बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। अरे कुछ भी बोलने से क्या कोई भी शब्द मान लिया जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा। उस शब्द को शब्दकोश के अंदर रखा होगा, या फिर उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा, वो किसी न किसी के लिए रूढ़ बन गया होगा, वो हमारे व्यवहार में आ गया होगा, तभी हम उसको शब्द मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे व्यवहार में तो हैं, लेकिन हमारी हिंदी डिक्शनरी के अंदर, शब्दकोश के अंदर उनको नहीं लिया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कौन सा शब्द कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो शब्द किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ होती है उनके सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, जो सार्थक होता है उसका स प्लस अर्थ, स प्लस अर्थ यानी कि सार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ साथ में जुड़ा हुआ है, वो होता है हमारा शब्द। बात करते हैं, अगला यहाँ पर आता है हमारा पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं, यानी कि पद किसे कहते हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है, आपने कहा ध्वनियों के सार्थक समूह को हमने क्या कर दिया? शब्द कर दिया। और उस शब्द को अगर स्वतंत्र रूप में मैं लिख रहा हूं तो उसे मैं कहूंगा शब्द। और अगर मैंने उस शब्द को किसी वाक्य में लिख दिया, किसी सेंटेंस के अंदर मैंने उस शब्द को लिख दिया, तो फिर वो शब्द न रह करके क्या हो जाएगा? जब वो परतंत्र हो गया, वाक्य में लिखा गया है, तो 100% वहां पर क्या हो जाएगा? वो पद बन जाएगा। और व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर किसी शब्द को, किसी पद को बांध दिया जाता है वाक्य के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आपको पता है क्या लिखा हुआ है? पदबंध लिखा हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
आपके ग्रामर के लिए, आपके लिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। अगली बात में आप इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सबसे मेन बात क्या है। सबसे मेन बात यह है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठो तो नोटबुक आपके साथ में होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, जो भी आप लेते हो यूज में वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तो उसे नोट करते हुए चलें, उसको रोक करके उसे लिखें, लेकिन टॉपिक पूरा पढ़ें, आराम से समझें। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको यहाँ पर अच्छे से बताने वाला हूँ। इसके बाद में मैंने आपको बोला है कि आपको कहीं भी इस टॉपिक को सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। मैंने आपको ये भी बोला है ये जो टॉपिक है, ये ग्रामर का जो टॉपिक है 10th क्लास के अंदर जो आपको दिया गया है, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके आने वाला है वो क्वेश्चन आपके पेपर में से गलत नहीं होगा अगर आपने इस टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो इसलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द, पद और पदबंध का टॉपिक। तो देखिएगा क्या क्या इस टॉपिक के अंदर होता है, कैसे इस टॉपिक में क्या क्या बातें बताई गई है, इसमें किस किस का अर्थ, किस किस का शब्द, किस किस का पद, किस किस का क्या क्या होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे मेन बात है, हम लोग परिभाषा को यहाँ पर देखेंगे। परिभाषा जो है, परिभाषा ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने परिभाषा को अच्छे से समझ लिया तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। देखो परिभाषा मैंने आपको बता दिया है, वही चीज यहाँ पर है, स्वतंत्र और सार्थक। इन दो शब्दों को आप समझ लो, स्वतंत्र और सार्थक। भैया मैंने कहा विद्यालय, अगर मैंने विद्यालय ही लिखा, अगर मैंने यहाँ पर विद्यालय ही शब्द लिखा, यहाँ पर मैंने विद्यालय ही लिखा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, शब्द हो गया। इसे मैं क्या मानूंगा बच्चों, इसे मैं शब्द मानूंगा। बात आपको समझ में आ गई, इसे मैं शब्द मानूंगा। तो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। बात समझ में आ गई। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। स्वतंत्र हो, एकदम सार्थक हो, अर्थ के साथ दिया हुआ हो, उसे ही हम क्या मानेंगे, यहाँ पर शब्द मानेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर अच्छे से याद करें और यहाँ पर इस डेफिनेशन को अच्छे से समझें। ये तीनों ही शब्द आपको यहाँ से यहाँ तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज समझने वाली है कि यहाँ से ये जो शब्द है, ये जो परिभाषा है, ये इतना सा जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है। अरे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चन कैसे देता है। देखो उसने कहा कि शब्द किसे कहते हैं, वहां पर लिख दिया उसने स्वतंत्र, अर्थ जिसका नहीं होता है शब्द कहते हैं, स्वतंत्र अर्थ देने वाले को शब्द कहते हैं, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द कहते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको यही निकाल के लाना पड़ेगा, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे आप ये मानते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको शब्द तक की परिभाषा नहीं आती है, और क्वेश्चन जब उठ के आ जाता है ना, तो हम लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं वहीं से एग्जामिनर सोचना शुरू करता है बच्चों। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पर जो जो बातें मैं बताने वाला हूँ उनको नोट जरूर करें। फिर यहाँ लिखा हुआ है ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह, यानी कि ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो। मैंने आपको बताया कि वो सार्थक है, अर्थात वो निश्चित अर्थ वाला है, उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। दो परिभाषा होगी, वर्णों का जो समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ दिया हुआ है, वर्णों का समूह है उसका कोई ना कोई अर्थ दिया हुआ है, तो 100% उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। वो शब्द ही कहलाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर घर, गुलाब, रमेश, कुसुम, कमल, सुंदर, ये कहीं ना कहीं हमने पढ़े भी हैं, कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई अर्थ हमें पता भी है। अरे घर होता है, होता नहीं होता, घर होता है हमें पता है, न किसी के लिए रूढ़ हो गया। गुलाब भी होता है, रमेश होता है, नाम होता है, कुसुम मतलब फूल, कमल, सुंदर, सुंदर एक विशेषण शब्द है। तो ये शब्द है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया यार दरसू, यहाँ पर लिख दिया मैंने लमलक,
तो किसी को भी मैं शब्द नहीं मान सकता, कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ जरूर अर्थ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे बात करते हैं, वर्ण समूह तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई ना कोई अर्थ हो। यही पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, कि उसका कोई ना कोई अर्थ जब तक नहीं होता तब तक वो शब्द नहीं कहलाता है। कितनी सारी बातें हो गई। एक तो बात हो गई वह स्वतंत्र हो, वह सार्थक हो, और वर्णों का समूह हो, और उसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। ये चार बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, बिना अर्थ वाला वर्ण समूह कभी भी शब्द नहीं हो सकता। जैसे नख, यहाँ पर नख के माध्यम से समझाया है कि नख कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसका वर्ण समूह तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन नख के स्थान पर अगर मैं नाक कर देता हूं तो वो वर्णों का समूह बन जाता है और उसका कोई ना कोई अर्थ हो जाता है। इसका अर्थ अपने आप में स्वतंत्र है। ये शब्द हिंदी शब्दकोश में भी कभी देखा जा सकता है। इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं हिंदी कोश में मैंने इसको पढ़ा है, तो इसे ही क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं शब्द का महत्व क्या है। शब्द का महत्व यहाँ पर समझाने की बात करिए कि शब्द किसी भी भवन की ईंटों की तरह होता है। देखो समझने की कोशिश करना, शब्द किसी भी भवन की ईंटों की तरह होता है। जिस प्रकार ईंट से भवन का निर्माण होता है, आपको पता है जब ईंटें जमा करके हम उस भवन का निर्माण कर देते हैं, उसी तरह उसी प्रकार शब्दों से भाषा रूपी भवन का भी निर्माण कर दिया जाता है। बच्चों यहाँ पर यह समझाया गया है, यह महत्व बताया गया है कि जिस तरह से ईंटों के माध्यम से भवन का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से हम लोग जो है शब्द के माध्यम से भी जो है भाषा रूपी भवन का यहाँ पर क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझाने वाली थी कि इसका महत्व होता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोगों को ये बता दिए। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, तभी हम उसको बोल पाते हैं और लोगों की भाषा को समझ सकते हैं, लोगों को हमारे विचार हम पहुंचा सकते हैं। ये सब जो होता है भाषा के माध्यम से होता है। और भाषा ही क्या है, भाषा जो बनती है वो शब्दों के माध्यम से बनती है, और जो शब्द बनते हैं वो ध्वनि के माध्यम से बनते हैं। तो ये आपको पता लग गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या आता है। ये यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं। पहली बात तो मैंने आपको समझा दी है, दूसरी बात भी हम लोग जो है शब्द के बारे में ही समझेंगे। कैसे भी क्वेश्चन पूछें, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपने अगर यहां से अच्छी तरह पढ़ लिया, आपने अगर यहां से अच्छी तरह नोट्स बना लिए, तो कहीं से भी कोई भी पॉइंट, चाहे बोर्ड वाला कहीं से भी निकाल के दे, लेकिन एक भी बात यहां से अलग हट के नहीं जाने वाली। तो ये गारंटी दिया है मैंने आपको, गारंटी, यहां पर गारंटी है बेटा। देखो, एक ध्वनि से अथवा अनेक ध्वनियों से के मेल से क्या बनता है, अक्षर बनते हैं। और तो एक या अनेक अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अरे अलग अलग ध्वनियां मिलती हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पर ये श, अब ये स अगर आपने लिख दिया व्यंजन है। अब मैंने इस व्यंजन में एक पॉइंट यहाँ पर ये लगा दिया, इसको हलंत को मैंने हटा दिया और मैंने इसको लिख दिया क और श। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको मैंने 2 ध्वनियों से मिलकर के बनाया। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया, बात ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे आप लोग, कि मैंने इसको यहाँ पर ये लिख दिया, ये लिखा मैंने आपका, क्या लिखा मैंने, त्र। ठीक है, वे त्र व्यंजन है, इसको मैंने लिख दिया त प्लस र। ये 2 ध्वनियों के मेल से मिलकर के बनाए। इस तरह से अब ये वर्ण जो है मिलेंगे, ये अक्षर जो है मिले। अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। अक्षर, शर मतलब जिसका नाश हो जाता है, और अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश कभी भी नहीं होता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर समझाया भी है कि भवन, भारत, सुंदर, हिमालय, यमुना, वहां, और, की, आ, जी, हैं, पानी, ये सब क्या है, ये सब शब्द है। इनका कोई ना कोई अर्थ होता है।
कहीं ना कहीं इनका प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं वाक्य में ये काम आते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भाषा के अंदर इनका प्रयोग होता है। अरे बिना शब्दों के हम हमारे विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, बिना शब्दों को समझे हम दूसरे के विचारों को जान नहीं सकते, बिना बोले हम लोग किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो शब्दों का इतना बड़ा महत्व है, और भाषा जो बनती है वो शब्दों के मेल से ही बनती है, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग शब्द कहते हैं। इन सभी से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ पर जितने भी शब्द बताए हैं इनसे किसी न किसी अर्थ की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है, ये बात ध्यान रखें। फिर आगे लिखा है, अतः ये सभी सार्थक क्या हैं, शब्द हैं। ये जितने भी हैं इनको मैंने सार्थक माना है, सार्थक शब्द माना है, अर्थात इनका कोई ना कोई यहाँ पर अर्थ हुआ है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। जबकि रतबा, वाणी, खट, अब ये क्या होते हैं, रतबा, वाणी, खट क्या होते हैं ये? अरे इनका कोई अर्थ नहीं है। जब इनका कोई अर्थ नहीं है तो बात आपको समझ में आ गई है कि जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जो शब्द मैंने कभी सुने ही नहीं हैं, कभी भी मैंने पढ़े ही नहीं हैं, तो ऐसे शब्दों को मैं शब्द कैसे मान सकता हूँ? ये मेरे को अब समझ में आ चुका है कि शब्द वही होते हैं जो सार्थक होते हैं, जो अर्थ देते हैं, वही शब्द होते हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं होते। आगे बात करते हैं, आदि अक्षरों के समूह हो परंतु शब्द नहीं है, क्योंकि इनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, अतः निरर्थक होते हैं। निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। शब्द की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, बात याद रखेंगे। सबसे पहले बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। ये पॉइंट उठ करके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। पहली बात क्या कहता है कि शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। शब्द से यहां पर लिख रहा हूं, अर्थ की क्या हो जाती है, अभिव्यक्ति। अर्थ की क्या होती है, अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है, यही समझने वाली बात है। अर्थ की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। फिर आगे बात करते हैं, शब्द वर्णों के समूह से बनता है। अरे भैया मैंने बोला कमल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये हलंत हटा देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ये लो, अब ये कमल शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये जो कमल, अब इन तीनों वर्णों के मेल से मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, कमल। तो कहा गया है कि वर्णों के समूह जो होता है उनसे शब्द बन जाता है। आगे बात करते हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त होकर के हमारे विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। देखो पहली बात क्या है, शब्द से किसी अर्थ की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। शब्द वर्णों के समूह से क्या होता है, बनता है। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जब ये वाक्य में अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में, किसी भी प्रकार से जब प्रयोग में लिए जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग रूप में यहाँ पर बांट देते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप लोग याद रखिए। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, शब्द किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, शब्द से किसी न किसी अर्थ की जरूर अभिव्यक्ति होती है। शब्द जो होता है सार्थक होता है, शब्द जो होता है वर्णों का समूह होता है, सार्थक वर्णों का समूह होता है। इसके बाद में ये वाक्य में प्रयुक्त होकर के किसी न किसी विचार को जरूर प्रकट करते हैं, वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूप में इन्हें हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। शब्द के भेदों में हम इसे बांट देते हैं, यही सबसे मेन बात थी। चलिए आगे देखते हैं, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है वही शब्द कहलाता है। ये लास्ट में यही सबसे मेन बात यही निकल के आती है कि जो वर्णों का जो मेल है वो स्वतंत्र सार्थक है, ध्वनि समूह है,
और इसे वाक्य में अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो यही हमारा क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, व्याकरण के अंदर निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक, उनका वाक्य के अंदर कभी भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होते। तो है निरर्थक शब्द भी, सार्थक भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं, लेकिन उनका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर निरर्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो वाक्य ही गलत माना जाता है, उस वाक्य को हमारे हिंदी के अंदर उसको कोई मान्यता ही नहीं दी जाती। इसलिए हमारे हिंदी के अंदर शुद्ध अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर एक टॉपिक भी दिया हुआ है। हमारे जो है 10th क्लास के अंदर, 10th बोर्ड के अंदर, 10th के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं आपको इतनी बारीकी से पढ़ाने वाला हूं कि कभी भी आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं देखने की आवश्यकता ही, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है बच्चा? अरे वाह वाह वाह। कभी निरर्थक शब्द भी जब अर्थ व्यक्त करते हैं तो वे सभी सार्थक बन जाते हैं। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं निरर्थक शब्द के द्वारा भी अगर अर्थ प्रकट कर दिया जाता है, मैंने बोला था ना परंपरा में यानी हम लोगों ने उसको ले लिया है, तो वो देशज शब्द के रूप में हमारे व्यवहार में आ जाता है, और देशज शब्द के रूप में जब व्यवहार में आ जाता है तो फिर वो हमारे लिए क्या बन जाता है, शब्द का कार्य करता है। लेकिन अगर उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, वो हमारे व्यवहार में ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग शब्द नहीं मानेंगे और हमारे डिक्शनरी से, हमारे शब्दकोश से उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जैसे मैं तो रोज की खट खट से तंग आ गया। इसके बाद में राम और श्याम खटपट हो गई, राम और श्याम में क्या हो गई, खटपट हो गई। अरे चटपट हो गई, पटपट हो गई, वो तो लड़ गए, अब लड़ गए तो शब्द हो गया, लेकिन खटपट होना, चटपट होना, हाँ ऐसा होता है ना। इन वाक्यों में खटखट तथा खटपट निरर्थक शब्द हैं, परंतु वाक्य में सार्थक शब्दों की भांति प्रयुक्त हुए हैं। याद करें, ये खटपट, खटखट, ये हमारे लिए तो भैया इनका कोई अर्थ नहीं है, ये हमारे वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन कोई अर्थ हमें नहीं दे रहे हैं। जब कोई भी अर्थ हमें नहीं देते हैं तो हमारे लिए निरर्थक होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने पर अगर इनका कोई ना कोई अर्थ हमें दे दिया जाता है तो फिर ये हमारे लिए वहां पर सार्थक शब्द बन जाते हैं। और सार्थक शब्द के आपको बता देता हूं मैं, देखो यहाँ पर इस आपको बार बार ये मैं सार्थक जो बोल रहा हूं ना, इसमें क्या है, स लिखा हुआ है, स प्लस अर्थक, स प्लस अर्थक। तो स में से मैंने अ निकाल लिया और यहाँ से मैंने अ ले लिया और पीछे बचा है तक। अब मैं इस अ को क्या बना दूंगा, आ बना दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, सार्थक बन जाएगा। और सार्थक का मीनिंग होता है अर्थ के साथ। सार्थक का मीनिंग क्या होता है, अर्थ के साथ। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, अर्थ के साथ, अर्थ के साथ इसका मीनिंग होता है। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसको अच्छे से याद रखना तो आपकी मर्जी है और आपको ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एक एक बात में क्लियर करता हुआ यहाँ पर चल रहा हूँ, और मेरे हिसाब से इससे बेस्ट मैं ये मान सकता हूँ कि आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना, एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। अभी तक हमने जाना है कि शब्द किसे कहते हैं। पहली बात तो शब्द वही होता है जो सार्थक होता है। पहली बात तो ये है कि शब्द अगर निरर्थक भी है लेकिन वाक्य में प्रयुक्त करने पर अगर वो अर्थ हमें देता है, वाक्य के अनुसार सूटेबल है, वाक्य के अनुसार सही माना गया है, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाता है, वो भी हमारे लिए शब्द बन जाता है। ठीक है, शब्द वही होता है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। अगर उसे स्वतंत्र रूप से नहीं लिख करके उसको वाक्य में लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। यही चीज समझने वाली थी। यहाँ तक की जो बातें हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखा है। आगे बात आती है शब्द और पद में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अभी वे भी मैंने आपको ये समझाया था कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बताया है कि शब्द जो सार्थक होते हैं, पद शब्दों को ही कहा जाता है, लेकिन जो पद होता है वो वाक्य में प्रयुक्त करने पर शब्द ही पद बन जाता है। यही सबसे मेन बात है, और इसे ही आप लोग क्या करेंगे, यही याद रखेंगे। भैया क्या होता है, कोई भी सार्थक है शब्द स्वतंत्र लिखा गया है, निरर्थक होने पर भी वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसका अर्थ अगर हो जाता है तो वो भी सार्थक बन जाता है और वो भी शब्द
माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी अभी मैंने आपको ये बोला था कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर वो शब्द नहीं है, फिर उसे हम लोग क्या मानेंगे, पद मानेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या क्या बातें यहाँ पर दी गई है, आपको क्या क्या करना है कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, ये तो है ही सही, ठीक है। पर जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों कारक वचन लिंग में बंध जाता है और उसका रूप बदल जाता है। तब वे शब्द न रह करके क्या बन जाता है बच्चों, पद बन जाता है। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बार बार यही बात समझा रहा हूँ कि भैया ये ध्यान रखो कि अरे वाक्य में प्रयुक्त अगर कर दिया किसी को भी मतलब किसी भी शब्द को, तो फिर 100% वहां पर वो पद बन गया, फिर ये क्या है, शब्द नहीं है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलो पढ़ते हैं आगे। जैसे लड़का, कविता, सुनाना, ये तीनों शब्द हैं, परंतु नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रह करके पद बन गए, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका क्या हो गया, रूप बदल जाता है। रूप, लड़कों ने कविताएं सुनाई, लड़कों ने कविताएं सुनाई। भाई मैंने क्या किया, पहले तो मैंने क्या किया, मैंने किया है इनको कि लड़का, कविता और सुनाना अलग अलग लिखा। जब अलग अलग मैं लिख रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या हो गए, शब्द, और इनका ही मैंने क्या कर दिया, रूप बदल करके वाक्य में लिख दिया। लड़कों ने कविताएं सुनाई, सुनाना को मैंने सुनाई कर दिया, कविता को मैंने कविताएं कर दिया, तो ये मेरे लिए एक वाक्य बन गया। जब मैंने इन शब्दों से एक वाक्य बना दिया, जब इन शब्दों से मैंने वाक्य बना दिया, तो ये सारे के सारे शब्द अब क्या हो गए, सारे के सारे शब्द अब शब्द नहीं हैं, ये क्या बन गए, ये बन गए पद। ठीक है, कर लोगे, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं आएगी। आगे बात करते हैं शब्द भंडार की। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। इतनी बात तो आप समझते हो कि कोई भी शब्द है उसे डालते जा रहे हैं, शब्द को उसमें डालते जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका शब्द भंडार हो गया। इतना तो आप समझते हो। प्रत्येक भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। शब्द वहाँ से निकाल भी लिए जाते हैं कि ये शब्द सही नहीं है, वो नए नए वहाँ पर प्रयोग होते हैं। समय के साथ साथ नए शब्दों का समावेश वहाँ पर किया जाता है, समय के साथ शब्दों को बदला जाता है, चेंज होता है, तथा कुछ शब्द पुराने होकर अर्थ पुराने होकर व्यर्थ हो चले जाते हैं। जैसे आजकल दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि जैसे नए शब्दों का प्रयोग भी हिंदी के अंदर किया जा रहा है। देखो हिंदी क्या है, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी जो है अभी अपनी जवानी पर है। हिंदी तो अभी अपनी जवानी पर है, अरे अभी तो उसके बहुत सारी उम्र बाकी है। और कहा जाता है कि हिंदी ने ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जहाँ से शब्दों को नहीं लिया है, अरबी हो, पारसी हो। अरे हिंदी का जो शब्द है ना, ये हिंदी जो नाम दिया है, ये शब्द भी किसका है, पारसी भाषा का शब्द है। ये शब्द भी पारसी भाषा का शब्द है। सोचो आप, हिंदी का जो शब्द है वो भी पारसी से लिया गया शब्द है। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी सारी बातें आपको कि हिंदी के अंदर सारे जितने भी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो, पारसी हो, अरबी हो, उर्दू के भी बहुत सारे शब्द हैं। और सभी भाषाओं की जननी तो आपको पता है क्या है, वो तो संस्कृति है। जानते होंगे आप लोग सबको। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो कोई भी आपको नींद में भी पूछ लेना कि शब्द किसे कहते हैं, अरे अलग से लिख दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, स्वतंत्र लिखा जाता है उसे शब्द कहते हैं। और बोला आपसे कि पद किसे कहते हैं, अरे उस शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है और वो वाक्य से बंध जाता है, एक विचार प्रकट करता है, एक अर्थ प्रकट करता है, तो वो पद बन जाता है। किसके अनुसार, वाक्य के अनुसार। होगी सिंपल सी बात। आगे, कोई भी शब्द जब तक कोश में रहता है वो शब्द कहलाता है, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, विभक्तियों से युक्त हो जाता है, तो पद कहा जाता है। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है।
जैसे बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, शब्दकोश में इसका अर्थ निश्चित होता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो परिवर्तन हो जाता है और फिर वो पद बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बालिका खाना पका रही है। अब ये बालिका शब्द है, यहाँ पर मैं आपको एक इससे समझाता हूँ। देखो मैंने लिखा यहाँ पर विद्यालय। अगर मैंने यहाँ पर विद्यालय लिखा है बच्चों, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए शब्द है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विद्यालय मेरे लिए एक शब्द है, स्वतंत्र है, सार्थक है, इसका कोई ना कोई अर्थ यहाँ पर निकलता है, तो ये मेरे लिए क्या है? शब्द है। और मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक शब्द है। लेकिन इसी शब्द को मैंने किस में प्रयोग कर दिया बच्चों? इसी शब्द को अगर मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया, वाक्य में जैसे मोहन विद्यालय जाता है, अगर मैंने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया तो यही जो शब्द है ये अब यहाँ पर ये जो विद्यालय शब्द हैं, ये विद्यालय शब्द अब शब्द नहीं है। मैं इसे यहाँ पर क्या बोलूँगा बच्चों? मैं इसे यहाँ पर पद बोलूँगा। यही चीज में इतनी सारी बातें जो मैंने करी है वो इतनी सी बात के लिए करी है। आपको बातें याद रखनी है। ये इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई है कि कोई सा भी क्वेश्चन बन के किसी भी लैंग्वेज में से अगर आ जाता है तो वहाँ पर भी कोई भी बात वहाँ पर नहीं होगी। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में? फिर इसके बाद में ये चीज़ आपको याद रखनी ही है। जितनी भी यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं को आप याद रखेंगे कि सार्थक होता है, अक्षरों का मेल होता है, इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। अगर वो बदल जाता है वाक्य में रखने पर तो भी वो पद ही होता है, नहीं बदलता तो भी पद ही होता है, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। आगे बात समझ। आगे बालिकाएं खाना खा रही हैं। देखो यहाँ बालिका था और यहाँ पर बालिकाएं कर दिया, बालिकाओं कर दिया, बालिकाओं कर दिया। हे बालिका, हे बालिकाओं खाना खाओ। एक ही शब्द को मैंने कितनी प्रकार से प्रयोग में लिया है। एक ही शब्द को मैंने देखो अलग अलग, बालिका खाना खा रही है, बालिकाएं खाना खा रही है, बालिकाओं को खाना खाना चाहिए, हे बालिकाओं खाना खाओ। ये विस्मयबोधक चिन्ह लग रहा है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ हे बालिकाओं खाना खाओ। एक ही प्रकार के शब्दों को, एक ही शब्द को बदल करके मैंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग वाक्य मैंने बनाए हैं। जब अलग अलग वाक्य मैंने बनाए हैं एक ही शब्द का प्रयोग करके, तो फिर ये शब्द नहीं है बच्चों। अब ये शब्द नहीं है, ये क्या बन गया? ये यहाँ पर हमारे लिए क्या बन गया? ये पद बन गया है। क्या बन गया बच्चों? पद बन गया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो देखते हैं आगे। अब है यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि वाक्य में प्रयुक्त बालिका, बालिकाएं, बालिकाओं, यहाँ पर क्लियर किया गया जो चीज मैंने बताई है। बालिकाओं चारों पद हैं, शब्द नहीं है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आगे यहाँ पर कारण क्या है? इनमें विभक्तियां लगी हुई हैं। ये ग्रामर के, यहाँ पर ग्रामर के टॉपिक से हम लोगों ने ग्रामर के टॉपिक से इनको क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। जब इनको हमने ग्रामर के टॉपिक से बांध दिया गया है, विभक्तियों से हमने इनको जोड़ दिया है, तो अब ये क्या हो गए? स्वतंत्र भी नहीं है। वैसे जब स्वतंत्र नहीं है तो वैसे ही अब वो शब्द नहीं है, वो तो वैसे ही क्या हो गए? पद बन गए। आगे देखो, कर्ता की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आपको पता है कि जो कार्य करता है वही कर्ता बन जाता है, और जो कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से कार्य होता है, वही क्रिया हो जाती है। आपको क्रिया की एक मैं सिंपल सी बात यहाँ पर बता देता हूँ। जिसके पीछे भी ना जुड़ता है, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, नहाना, कोई भी कार्य करना, जिसके पीछे भी ना जुड़ता है, 99% हिंदी के अंदर वो क्रिया ही मानी जाती है। सुनना, ठीक है, इस तरह से। यार एक बात बता दूं, अब आप कहोगे सर नाना में तो 2 बार ना आ रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। समझ गए ना? अब नाना तो किसी का भी नाना हो सकता है, लेकिन इसको नहीं लेंगे हम लोग क्रिया में, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के अंदर ही इसको लिया जाता है। कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। ये समझ रहे थे हम लोग, प्रथम वाक्य में प्रयुक्त बालिका शब्द में तो कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए क्या ये शब्द है? नहीं, इसमें शून्य विभक्ति लगी हुई है। ये वाक्य का ही एक अंग है तथा कर्ता की भूमिका निभा रहा है, अतः लड़की शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, किसी को भी किसी भी शब्द को अगर वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, विभक्तियों से उसको बांध दिया जाता है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो शब्द बन जाता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे, आगे बात समझ में, आगे देखते हैं यहाँ पर शब्द। पहले बात शब्द, देखो कितना बड़ा टॉपिक है कि शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विकारी शब्द और एक होता है आपका अविकारी शब्द। समझ में आ रही है बात? एक होता है आपका विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। यही समझ ले बच्चों कि जो विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होना, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। अविकारी का मतलब होता है जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात विकार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, तो विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाता है, अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता। दो प्रकार के शब्द होते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन सा होता है। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है यहाँ पर सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और फोर्थ नंबर पे आती है हमारी क्रिया। तो ये जितने भी हैं ये चार हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चार जो हैं विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है सारी बातें मेरे हिसाब से। अविकारी शब्द जो होता है क्रिया विशेषण होता है। जितने भी अव्यय होते हैं, जितने भी अव्यय होते हैं वो सारे के सारे क्रिया विशेषण होते हैं, या अव्यय होते हैं या फिर अविकारी शब्द होते हैं। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, इन सभी को अगर मिलाऊं तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। और अव्यय को ही क्या कहा जाता है? अव्यय को ही अविकारी कहा जाता है। अव्यय को ही क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। और ये जितने भी हैं इन सभी को अगर मैंने मिलाया तो ये सब क्या कहते हैं? विकारी कहलाते हैं। अब बात आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि विकारी और अविकारी का मैटर है क्या। अब विकारी अविकारी का मैटर हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। क्या चीजें हैं कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन हो जाता है उनको क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है वो किसके आधार पर होता है? ये आधार पर होता है क्रिया, वचन, काल। ये आधार पर होता है लिंग, वचन, काल के आधार पर अगर उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो विकारी शब्द होते हैं। पहला हमने पढ़ा है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है सर्वनाम और चौथा है क्रिया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? ये तो याद होगी सारी बातें, मैं फिर भी बता देता हूं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं तीन प्रकार की होती है, शायद आपको पता भी होगा। संज्ञा जो है, पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, और दूसरी संज्ञा होती है जातिवाचक, और तीसरी होती है तुम्हारी भाववाचक। ये तो याद होगा आप लोगों को वैसे, भाववाचक। तो तीन प्रकार की मुख्य संज्ञाएं होती है। चार तुम्हारे जो होते हैं विशेषण होते हैं, और 6 तुम्हारे सर्वनाम होते हैं। और क्रियाएं जो है कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। और वैसे तुम्हारी जो क्रियाएं होती है वो 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। ये आपको अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना भाई। संज्ञाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, क्रियाएं होती है 2 प्रकार की भी होती है कर्म के आधार पर, और रचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाएं जो होती है। वैसे मुख्य रूप से कर्म के आधार पर होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, इनको ही ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ये सारे के सारे जो थे पहले हमने पढ़े हैं विकारी, और अब आते हैं यहाँ पर अविकारी शब्द। तो दूसरे नंबर की बात है अविकारी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार बदलते नहीं हैं वे अविकारी शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया था जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जिनके काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे ही शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल मतलब इनको कोई हटा ही नहीं सकता, ये एकदम रूढ़ है किसी न किसी के लिए।
आगे बात करेंगे, जो मैटर है यहाँ पर सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आपको पता है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषताएं जिससे बताई जाती है, क्रिया विशेषण होता है। समुच्चय बोधक जिनसे जोड़ा जाता है। संबंध बोधक ऐसा करता तो वैसा हो जाता, ठीक है। विस्मयादि बोधक आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं, छी, अरे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो विस्मयादि। आपको पता है विस्मयादि बोधक के चिन्ह ऐसे भी लगता है, ठीक है। समुच्चय बोधक जोड़ने वाले, संबंध बोधक भी जोड़ने वाले होते हैं, और क्रिया विशेषण आप समझते हो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। संज्ञा की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। किसी कार्य का होना या पाया जाना, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जब वाक्य में जब व्यवस्थित समूह बना लेते हैं तो वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे ये उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। वाक्य में प्रयुक्त किए गए व्याकरणिक कार्य करते हैं जब एक एक से अधिक यहाँ पर होता है। ये पदबंध की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होता है। हमने दो टॉपिक यहाँ पर क्लियर किए हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा शब्द, दूसरा टॉपिक हमने क्लियर किया है पद। मैं आपको बता चुका हूँ, रिवाइज कराऊंगा लास्ट में, एक बार मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें कि ये चीजें आज अभी हमने पढ़ी है और ये चीजें आपको करनी है। अब बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं पदबंध की, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त कोई भी पद होता है और जब उसे व्यवस्थित समूह बना लेते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। आपको पता है कि शब्दों से वाक्य बना, और वाक्य में जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनको व्यवस्थित क्रम में कर दिया जाता है, उनमें विभक्तियां जोड़ दी जाती हैं, कोई ना कोई उनका अर्थ निकाल दिया जाता है। अब उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण जो होते हैं वही पदबंध बन जाते हैं। आगे हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर के वाक्य में कोई व्याकरणिक कार्य करने लगते हैं। जब वाक्य में मिलकर के, जब वो व्याकरणिक, यहां से ध्यान रखना, जब एक से अधिक, यहां से ध्यान रखना बच्चों, जब एक से अधिक पद मिलकर के वाक्य में कोई व्याकरणिक कार्य करने लग जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। जब एक से अधिक जो पद हैं, जो व्याकरण के अनुसार, अरे वो सारे के सारे जो पद हैं, वो पदों का जो समूह है वो संज्ञा का बोध कराएगा, पदों का जो समूह है सर्वनाम का बोध कराएगा, पदों का जो समूह है विशेषण का बोध कराएगा, तो वहां पर ये सारे के सारे अब पद नहीं हैं और उनको व्याकरण के अनुसार बांध दिया गया है। व्याकरण के जो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के अनुसार बांध दिया गया है, तो वहां पर अब वो क्या है, पदबंध बन जाता है। आगे बात करेंगे, पदबंध किसी विशिष्ट अर्थ को तो प्रदान करते हैं पर पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करते, इसलिए पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। अलग से वाक्य निकाल दिया जाता है, अंडरलाइन करके वहां पर बता दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर के व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस इकाई को ही क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। एक शब्द मिला, दो शब्द मिले, तीन शब्द मिले, चार शब्द मिले और मैंने बना दिया एक वाक्य। जब मैंने वाक्य बना दिया और उसे व्याकरणिक दृष्टि से मैंने उन शब्दों को वहां पर लगा दिया है, व्याकरणिक दृष्टि से उनका कोई ना कोई अर्थ वहां पर अगर आता है तो फिर 100% वहां पर क्या माना जाएगा, पदबंध माना जाएगा। वो एक समूह है, शब्दों का एक समूह है, उसको वाक्य तो मैंने बना दिया लेकिन वहां पर मैंने विभक्तियों को जोड़ दिया है, तो वो क्या बन गया मेरा, वो मेरा बनी जाता है वहां पर पदबंध। समझेंगे? यहां पर समझ में नहीं आ रहा मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, उदाहरणों से आपको एक एक क्लियर मामला हो जाएगा, ट्रिक के साथ समझने वाला। उदाहरण देखो, अर्जुन तीर बरसाने लगा, अर्जुन तीर बरसाने लगा, तीर मतलब तीर जो छोड़ दी जाते हैं। श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन तीर बरसाने लगा। उपयुक्त पहले उदाहरण में अर्जुन संज्ञा पद है, अर्जुन एक नाम है और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो नाम होता है वो संज्ञा ही माना जाता है। किंतु दूसरे वाक्य में श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन संज्ञा पदबंध है। देखो यहां पर अर्जुन यहां पर संज्ञा है, लेकिन मैंने यहां पर श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन, अब ये अर्जुन तक वो अंडरलाइन देगा इस तरह से। और आपको मैं बता दूं, अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट जहां पर फिनिश होता है, अगर वो संज्ञा है तो 100% वहां पर संज्ञा पदबंदी होगा, आपको कोई भी बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पदों के ऐसे ही बंद या समूह, बंद का मतलब आपको पता है समूह होता है, पदबंध कहलाते हैं। अर्जुन रथ से उठा, अर्जुन रथ से उठ गया। पहले वाक्य में उठा क्रियापद है, लेकिन दूसरे वाक्य में उठ गया क्रिया पदबंध है। देखो पहले वाक्य में उठा क्या है, क्रिया है, लेकिन उठ गया दो बना दिए।
दो क्रियाएं वहां पर आ गई, तो इसका मतलब अब वो बंद हो गया, समूह हो गया क्रियाओं का। जब समूह हो जाता है तो अब वो क्रिया न हो करके क्रिया पदबंध बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब पदबंध के भेद समझने वाली बात है ये। पदबंध के 5 प्रकार के भेद होते हैं, मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो 5 ही प्रकार के हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, अच्छे से समझ लेना, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, और लास्ट आता है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो 5 जो है पदबंध के भेद हैं, इन्हें अच्छे से आपको समझना है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध को ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट नंबर पे है संज्ञा पदबंध। वाक्य में एक से अधिक पदों का जो समूह है जो संज्ञा का कार्य करता है। यही चीज समझ लेना भाई, यही चीज समझ लेना कि वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह है, लेकिन वो अगर संज्ञा का कार्य करता है तो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। बस यही समझने वाली है। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी पद उस पर क्या हो जाते हैं? आश्रित हो जाते हैं। समझना यहाँ पर उदाहरणों की दृष्टि से। यहाँ पर लिखा हुआ है लकड़ी से बनी अलमारी। अब एक बात ध्यान रखना, इस तरह से वहां पर वाक्य आएगा और आपसे पूछेगा कि रेखांकित, ये मैंने अंडरलाइन कर दिए, रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप कुछ भी सोचने, इतने सारे रामायण को कोई मतलब नहीं है, ये आपको डायरेक्ट यहां पर समझ में आ जाएगा। भैया ये जो अंडरलाइन आएगी ना, ये अंडरलाइन का जो लास्ट पॉइंट जो है वो अलमारी पे फिनिश हो रहा है। अब अलमारी शब्द मेरे लिए यहां पर क्या है? संज्ञा है। जब अलमारी संज्ञा है तो यहां पर कौन सा पदबंध, यहां पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? यहां पर मेरे लिए संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बस इतना करना है। अगला यहाँ पर दूसरा उदाहरण आता है। दूसरा उदाहरण है गुलाबी सूट वाली ये लड़की। अब लड़की यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। ध्यान दीजिए, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। संज्ञा पदबंध, बस इतना सा ध्यान आपको रखना है, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। आगे झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। अब यहाँ पर लोग शब्द तक ही अंडरलाइन देगा, बेईमान शब्द तक को नहीं देगा। तो यहाँ पर लोग शब्द क्या है? मेरे लिए संज्ञा है। क्या है बच्चों? संज्ञा है। आपको तो बस अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट देख लो, लास्ट पॉइंट लोग शब्द के नीचे फिनिश हो रहा है, इसका मतलब संज्ञा है। सर्वनाम विशेषण क्या है? तो ये पॉइंट यहाँ पर संज्ञा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये संज्ञा है, और मेरे लिए क्या बन गया? ये संज्ञा पदबंध बन गया, संज्ञा पदबंध बन जाता है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, लंका का राजा रावण कठोर और हठी स्वभाव का था। अब देखो रावण शब्द तक यहाँ पर अंडरलाइन। अब रावण लास्ट पॉइंट, इस अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट कहाँ पर है? रावण पर फिनिश हो रहा है, रावण पर फिनिश हो रहा है। रावण एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम कहते हैं ना, वो संज्ञा होता है, इसलिए इस वाक्य में क्या कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। आगे देखते हैं और उदाहरण। सीता को प्राप्त करने के लिए राम ने, देखो यहाँ पर ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट राम पर फिनिश हो रहा है। राम यहाँ पर संज्ञा है। जब संज्ञा है तो पदबंध मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? पदबंध मेरा हो जाएगा संज्ञा पदबंध। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सामने के मकान में रहने वाला लड़का, ये लास्ट पॉइंट लड़का भी फिनिश हो रहा है। लड़का यहाँ पर क्या है? लड़का यहाँ पर संज्ञा है। जब लड़का संज्ञा है तो पदबंध क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यही तो चीज समझने वाली थी। बगीचे में लगा गुलमोहर का पेड़, देखो पेड़ के नीचे अंडरलाइन फिनिश होती है। पेड़ यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या बन गया? संज्ञा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट आपका लाल बहादुर शास्त्री पर फिनिश हो रहा है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री क्या है? एक नाम है, इसलिए संज्ञा है, और संज्ञा है तो फिर पदबंध भी क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, पड़ोस में रहने वाली प्रियंका। अभी देखो अंडरलाइन ये मैंने करी है, तो प्रियंका एक नाम है, तो नाम है तो वो संज्ञा है, और संज्ञा है तो पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे देखो, परिश्रम करने वाले छात्रों को सफलता अवश्य मिलती है, तो यहाँ पर छात्रों तक ही अंडरलाइन आएगी, और छात्र यहाँ पर संज्ञा है। जब संज्ञा है तो पदबंध मेरा क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है हमारा सर्वनाम पदबंध। समझने की कोशिश करना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और अगर उनका कोई भी समूह है, सर्वनाम का वहां पर समूह दिया गया है, तो वो हमारे लिए सर्वनाम पदबंध हो जाए। किसी वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। इसमें शीर्ष में सर्वनाम पद होता है, इसमें कई पद मिलकर के सर्वनाम का कार्य करते हैं। वही चीजें हैं यहाँ पर भी आपको वही देखना है। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम, देखो यहाँ पर तुम सर्वनाम है। जब ये तुम सर्वनाम है, अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट देख लो, ये अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट मैंने देखा भाई, अंडरलाइन का लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, तुम के नीचे खत्म हो रहा है। तुम क्या है, सर्वनाम है। जब तुम सर्वनाम है तो पदबंध भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते की तरह दुम मिलाने वाले तुम, ये तुम आ गया लास्ट पॉइंट, ये भी क्या है, सर्वनाम है। जब सर्वनाम है तो पदबंध क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है काम। यहाँ पर देखो मंदिर में मैं, ये मैं सर्वनाम है तो क्या बन गया, मैं सर्वनाम है, अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट मैं के नीचे फिनिश हो रहा है तो मैं सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो गया। फिर देखो आगे, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ये अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट तुम तक फिनिश हो रहा है, तुम एक सर्वनाम है, इसलिए पदबंध भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। बाहर से पधारे लोगों में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका मतलब यहां पर भी कौन सा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। आगे बात करते हैं, चोट से परेशान आप, ये अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट यहां पर देखो आपके नीचे फिनिश हो रहा है तो यहां पर क्या हो गया, सर्वनाम है आप, सर्वनाम। जब आप सर्वनाम है तो पदबंध भी मेरा क्या हो जाएगा, पदबंध भी मेरा हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। तो कोई बात यहां पर नहीं होगी। आगे बात करते हैं, मेहनत के सहारे आगे बढ़ने वाले तुम, तो यहां पर तुम के नीचे फिनिश होता है। जब तुम के नीचे फिनिश होता है तो ये क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो पदबंध भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आपके मित्रों में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जब सर्वनाम है तो पदबंध भी क्या हो जाएगा, मेरा सर्वनाम पदबंध ही होगा। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में कुछ बहुत ही मेधावी हैं, तो यहाँ पर कुछ शब्द के नीचे अंडरलाइन फिनिश हो रही है तो ये भी एक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कोई सा भी हो, आपको तो सर्वनाम देखना है, बस सर्वनाम होना चाहिए, और ये बन जाएगा हमारा सर्वनाम पदबंध। कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, आसानी से किया जा सकता है। दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप, देखो ये अंडरलाइन यहाँ तक देगा, ये आप शब्द के नीचे फिनिश हो रही है। अब आप शब्द आपका यहाँ पर सर्वनाम है, कोई सा भी सर्वनाम हो, पुरुषवाचक हो, कोई सा भी हो, तो पदबंध मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। कितना आसान काम है कि अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट देखो वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, अंडरलाइन का लास्ट पॉइंट देखो किस शब्द के नीचे फिनिश हो रहा है तो वो संज्ञा है तो सर्वनाम, संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, और सर्वनाम के नीचे फिनिश हो रहा है तो सर्वनाम पदबंध। इतना सा आपको यहाँ पर देखना है। तो आज हमने जाना है शब्द पद और पदबंध के बारे में, और आज हमने जो पढ़ा है वो संज्ञा के बारे में, संज्ञा पदबंध के बारे में, और हमने पढ़ा है सर्वनाम पदबंध के बारे में। तो एक एक पॉइंट आप यहाँ पर क्लियर करके अपने नोटबुक में लिखिए और अच्छे से पढ़िए, और आज जो टॉपिक पढ़ा है उसे अच्छे से समझिए। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद सबको।